प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं योगेश इंदौरिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं, कुछ सेंटेंस इसके हम रीड आउट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इसके रिमेनिंग सेंटेंस हैं वो पढ़ते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आज हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं रूल। इफ दी गोइंग टू is in the active voice, यानी then used be। इसमें हम देखेंगे कि गोइंग टू जो होता है ये हमारे पास एक पहचान होती है, ये मेन वर्ब नहीं होती है। इसके तुरंत बाद आपको मेन वर्ब दी जाती है, और जैसे ही हम देखेंगे कि गोइंग टू यदि एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो इसी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी शब्द ऐड करते हैं, यानी इसके साथ आपको बी जो शब्द है वो ऐड करना होता है। तो जैसे देखिए, हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। He is going to sell his house। ये देखिए हमारे पास एक्टिव वॉइस, यानी अब हम यहां देखेंगे गोइंग टू जो है पहचान के रूप में हम इसको देखेंगे। ये मेन वर्ब नहीं होती है, इसके तुरंत बाद ये जो होती है ये हमारी मेन वर्ब होती है, जैसे सेड। अब इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो देखिए, मैं इधर इसका फॉर्मेट लिख देता हूं। आप ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू बी, ये जो बी है इसके साथ ऐसे ऐड करना है, यानी गोइंग टू एक्टिव वॉइस में जिस स्थान पर राइट है, हमें पैसिव वॉइस बनाते समय इसको उसी स्थान पर राइट करना होता है। इसके तुरंत बाद आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर राइट वही बाई, और एंडिंग में वही शब्द है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा एक सिंपल सेंटेंस ही होता है, लेकिन इसमें एक आइडेंटिटी होती है गोइंग टू, जो मेन वर्ब ने होके एक पहचान के रूप में हमारे पास शब्द दिया होता है। तो जैसे हम गोइंग टू देखेंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमें इसमें बी शब्द है जो ऐड करना होता है। भैया शुरू देखिए, इसका पैसिव वॉइस हम बनाए। फर्स्ट में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम देखेंगे ये राइट है हमारे पास, हिज हाउस। हिज हाउस हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले से दे के रखता है, जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है उसी को हमें यूज करना होता है। अब जैसे देखिए इज है और गोइंग, तो आप कंफ्यूज न हो कि हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब इज हमारा आता है उसके साथ वर्ब में आईएनजी ऐड होता है, और हम उस कंडीशन में जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम बीइंग शब्द ऐड करते हैं। बट यहां आपको बी यूज करना है, क्योंकि जो गोइंग टू है वो मेन वर्ब नहीं होती है। हिज हाउस इज गोइंग टू बी, ये जहां है। अब देखेंगे हम एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद राइट है, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम राइट करते हैं। गोइंग टू बी सेल, इसकी थर्ड फॉर्म
सोल्ड बाय ही को कन्वर्ट करके राइट करेंगे हिम। ये देखिए, हिज हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड बाय हिम। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल 4 राइट करते हैं। राम was going to buy a new car। ऐसे मान लो, राम was going to buy a new car। अब इसमें हम देखेंगे पैसिव वॉइस, जब इसको हम बनाएंगे तो आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो ए न्यू कार। हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है पहले से, वॉच, ये एक आइडेंटिटी होती है गोइंग टू बी, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी यूज करना। हालांकि हेल्पिंग वर्ब इसमें इधर दिया होता है, बट इसमें हम कह सकते हैं कि बी शब्द हमें ऐड करना होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉट, वाई और नेम का नाम। ये देखिए, ये एक सिंपल सेंटेंस हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होती है। ये आप देखेंगे कि अगर गोइंग टू एक्टिव वॉइस में दिया हुआ होता है तो पैसिव वर्ब बनाते समय हमें बी शब्द उसमें ऐड करना होता है। तो ये आप ध्यान रखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे फिर एक सेंटेंस और बचता है हमारा, उसको हम रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। टाइटल हम डाल लेते हैं मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी इंपेरेटिव जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, आदेशात्मक इच्छात्मक जो वाक्य होते हैं, उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो यहां हम देखेंगे, इसका हम एक टेबल बना लेते हैं। इधर हम राइट कर देते हैं एक्टिव वॉइस, यहां हम राइट कर लेते हैं पैसिव वॉइस। इसमें हम देखेंगे कि जो इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, जैसे हमने नरेशन में पढ़ा था एज इट इज, वैसे ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय स्टार्ट होते हैं। यहां हम लिख लेते हैं जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस होते हैं उसका फॉर्मेट कैसे आएगा आपके पास, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट जो होगा आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें केवल ऑब्जेक्ट राइट होता है। बहुत सिंपल होता है, इजी वे में। इसका जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आप देखेंगे यहां फर्स्ट में लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, हम देखेंगे फर्स्ट जो टाइप होता है उसका, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, उसमें एक वर्ब दिया होता है और फिर केवल ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो उस एक्टिव वॉइस को हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे
पैसिव वॉइस हमारा लेट शब्द से स्टार्ट होता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट राइट करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी यूज किया जाता है और एंडिंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी इस सेंटेंस के अंदर हम बाई शब्द का यूज नहीं करते हैं। सेकंड जो टाइप होता है उसको हम देखेंगे। प्लीज या काइंडली से स्टार्टेड। अगर सेंटेंस प्लीज और काइंडली से शुरू हुआ है, यानी सेंटेंस अगर प्लीज या काइंडली शब्द से स्टार्ट हुआ है, जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कैसे स्टार्ट करना है आपको। यहां सिर्फ आपको फर्स्ट में ये राइट करना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रिमेन सेंटेंस। इसमें आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इससे आपका आंसर या पैसिव वॉइस स्टार्ट होता है और उसके जस्ट बाद रिमेन सेंटेंस राइट करना होता है। जैसे हम यहां लिख दे रिमेन सेंटेंस राइट, और इधर ही मैं ऐड कर देता हूं एंड प्लीज या काइंडली रिमूव। प्लीज और काइंडली दो शब्द होते हैं, अगर एक्टिव वॉइस इनसे स्टार्ट हुआ है आपको फर्स्ट में ही प्लीज और काइंडली शब्द राइट मिलेगा। तो जैसे ही अगर ऐसा एक्टिव वॉइस दिया हुआ है और उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट में आपका आंसर यहां से स्टार्ट करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। आपको सिर्फ ये राइट करना होता है। उसके बाद आप उसमें क्या ऐड करेंगे, यानी उसके बाद आपको क्या राइट करना है, रिमेन सेंटेंस राइट, यानी एंड प्लीज काइंडली रिमूव। यानी प्लीज और काइंडली जो दो शब्द होते हैं उनको छोड़कर, उनको हटाकर शेष जो शब्द दिया हुआ आता है आपको, शेष सेंटेंस जो होता है रिमेनिंग सेंटेंस, वो आपको एज इट इज विदाउट चेंजिंग आपको राइट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड। यहां हम देखते हैं थर्ड नंबर पे जो होता है वो क्या होगा। थर्ड नंबर पे जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं यहां। तो इसमें देखेंगे आप एक्टिव वॉइस भी लेट से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको यहां सब्जेक्ट, या मैं आपको समझाने के लिए राइट कर देता हूं प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म, या इसको हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम देख रहे हैं कि प्रोनाउन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको कन्वर्ट करके हम थर्ड फॉर्म में राइट करते हैं। यानी हमेशा हमारे पास प्रोनाउन का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और उसके स्थान पर हम बाई का यूज करके प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां देखेंगे आप, ये चाहो तो आप समझने के लिए प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म, या आप जैसे समझे सब्जेक्ट। इसके तुरंत बाद आपको वर्ब राइट होता है और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मेट रहेगा, यानी लेट शब्द से ही आपकी एक्टिव वॉइस स्टार्ट होगी, उसके
तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट या प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म राइट मिलेगी, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा होता है तो इसमें हम पैसिव वॉइस अगर शुरू करेंगे तो आप देखेंगे पैसिव वॉइस हमारा लेट से स्टार्ट होगा। क्लियर है? लेट, इसके जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट, फिर एचवी के रूप में आप देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में 3 टाइप से स्टार्ट हो रहे हैं और तीनों ही टाइप में हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी शब्द यूज किया जा रहा है। बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई राइट करना है और यहां मैं ऐसे राइट कर देता हूं प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म, या आप जैसे भी समझे सब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मेट हो जाएगा, यानी पैसिव वॉइस बनाने का। इंपेरेटिव सेंटेंस, यही हम चाहे तो इसको ऐसे आप राइट कर लेना, स्टार्टेड विद 3 टाइप्स। यानी इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, नरेशन में हमने पढ़ा था, जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा तो उसमें हमने देखा था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस थे वो 3 तरीके से स्टार्ट हो रहे थे, यानी स्टार्ट विद 3 टाइप्स, और ऐसे ही एक्टिव वॉइस 3 टाइप से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने इधर एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट लिखा है और इधर हमने पैसिव वॉइस का फॉर्मेट लिखा है। अब तीनों फॉर्मेट हम राइट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट मीन एक्टिव वॉइस, जो फर्स्ट में हमने राइट किया है उसी का एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ आपको एक छोटा सा शब्द मिलता है केवल, जैसे ओपन दी डोर। ये हमारे पास देखिए एक्टिव वॉइस है, वर्ब है और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। इसका जो एक्टिव वॉइस का हमने फॉर्मेट लिखा है, इसमें हमने यही लिखा है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसको देखिए हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट में हम देखेंगे पैसिव वॉइस स्टार्ट किससे हो रहा है, लेट शब्द से। ऑब्जेक्ट राइट करना है हमको। इसमें सिर्फ 2 ही शब्द होते हैं, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें पता है दी डोर, हेल्पिंग वर्ब बी यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपन। तो ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल था हमारा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, उसको भी द एग्जांपल हमने पढ़ा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप मीन जब सेंटेंस प्लीज या काइंडली शब्द से स्टार्ट होगा। तो यहां हम देखेंगे इसका एग्जांपल। ये हमारा एक्टिव वॉइस रहेगा, प्लीज हेल्प मी। ये हम शॉर्ट लिख देते हैं, प्लीज हेल्प मी। अब जैसे हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस जो है प्लीज शब्द से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारे पास एक पहचान रूप में जो शब्द लिखा हमने, उसकी आइडेंटिटी जो लिखी कि भैया एक्टिव वॉइस कैसे स्टार्ट होगा, वो शब्द हमारे पास आ रहा है प्लीज। हम तुरंत माइंड सेटअप करेंगे कि इसका जो पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो हमें उसका आंसर यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐसे स्टार्ट करना है। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये हमारा आंसर है, यानी इस सेंटेंस को हमें ऐसे स्टार्ट करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये हमने राइट कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो प्लीज जो शब्द हमारा यहाँ पे है उसको हमें रिमूव करना है, यानी ये रिमूव हो गया। अब इसको हम मानेंगे पहचान के रूप में तो हमारे पास था ये, बट अब राइटिंग करते समय इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम समझेंगे कि हमारे पास प्लीज नहीं है। अब इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस, ये इसको कहते हैं रिमेनिंग सेंटेंस, यानी प्लीज के बाद जो भी शब्द राइट है वो हम रिमेनिंग सेंटेंस मानते हैं। तो अब हमारे पास बचा है केवल हेल्प मी। अब आप एज इट इज इसको ऐसे कैसे राइट कर देंगे, हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्लियर है?
अब एग्जाम्पल थर्ड, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है नीचे आपको राइट करें और दिखाई ना दे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं, जो थर्ड एग्जाम्पल है उसको समझते हैं। मैं इसको फर्स्ट और सेकंड ही रब कर रहा हूं। थर्ड का जो फॉर्मेट है ऐसे कैसे राइट रखने देते हैं, क्योंकि जब एग्जाम्पल राइट करेंगे तो समझने के लिए। तो ये देखिए, थर्ड हमने उसका जो फॉर्मेट है वो एज इट इज राइट है, इसका सिर्फ हमें एग्जाम्पल राइट करना है और फिर इसको समझना है। तो यहां हम देखेंगे थर्ड, इसका जो एग्जाम्पल है वो हम यहां राइट कर रहे हैं, एग्जाम्पल थर्ड। लेट से स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, लेट हिम प्ले फुटबॉल। ये थर्ड फॉर्मेट है इंपेरेटिव सेंटेंस का। इसमें हमने देखा है राइट क्या हुआ है कि ये सेंटेंस लेट शब्द से स्टार्ट होता है। तो हम देखेंगे लेट प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म या सब्जेक्ट, आप इसे कुछ मान सकते हैं, मैंने आपको राइट किया। ये देखिए प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म राइट है पहले से, उसके बाद वर्ब या राइट है, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्लियर है, ये लेट है ही। तो ये देखिए हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इसको हम पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो पेसिव वॉइस का जो फॉर्मेट है चेंज करने का वो अभी हमारे पास राइट है। तो इसको देखिए हम पेसिव वॉइस यहां चेंज करते हैं। फर्स्ट में हमें लेट ही राइट करना है, लेट हमने राइट किया है। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमें पता है यहाँ राइट है, फुटबॉल। हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी यूज करना है, ये भी हमने राइट किया है। उसके बाद देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब प्ले है तो हमें पता है प्ले की थर्ड फॉर्म हमें प्लेड यानी ईडी हमें ऐड करना है केवल। उसके बाद हम देखेंगे पाई, उसके बाद आप प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म या सब्जेक्ट जो हमें यहां राइट है, बाई हिम। ये देखिए अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई हिम, यानी वो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म इसी वे में लगे समझने में, यानी आपका माइंड कैसे उसको सेटअप कर रहा है, कैसे अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, बिल्कुल इसी वे में उस तरीके से मैंने आपको दोनों राइट किए हैं, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म या सब्जेक्ट। तो ये देखिए लेट वही एज ए फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट के अनुसार आप इसको मेकिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल और लिखता हूं मैं ये, जैसे लेट हर टू फूड। ये मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है इसी सेंटेंस का कि हमने लिखा है लेट हर टू फूड। वापस हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, फर्स्ट में हमें इसका जब पेसिव वॉइस हम कन्वर्ट करेंगे तो यहां देखेंगे आप, इसका जब पेसिव वॉइस हम बनाने जा रहे हैं तो हमें पता है कि फर्स्ट में आपको हमें लेट राइट करना है, लेट के तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट राइट करना है। ऑब्जेक्ट हमें पता है इसमें फूड हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी ही शब्द यूज करना है। भी हमने राइट किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक, कुक्ड। एंडिंग में हमें बाई और फिर प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म या सब्जेक्ट एज इट इज। इसमें जो चेंजेबल होता है वो आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब रहता है, यानी उसमें पहले से चेंज करके दे देते हैं आपको, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी उस शब्द को एज इट इज राइट करने में, क्योंकि प्रोनाउन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करके राइट करते हैं। ऐसा एक्टिव से पेसिव वॉइस बनाने का नियम है। बट यहां हम देखेंगे कि एज इट इज पहले से ही आपको
प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म डिस्क्राइब रहती है, उसी को आपको ऐसे जैसे राइट करना होता है। और केवल प्रोनाउन की जो थर्ड फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म में एक ही सेंटेंस में हम यूज करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। तब जब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में डबल होते हैं, यानी एक ही सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, जिस सेंटेंस को हम कल के वीडियो में रीड आउट कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद सिर्फ इस टॉपिक में हमारा एक सेंटेंस बचा हुआ है, उसको भी हम रीड आउट करते हैं। इसमें हम देखेंगे सेंटेंस जो है हमारा वो क्या होता है कि इफ दी sentence is started with who। अगर सेंटेंस जो है या एक्टिव वॉइस जो है अगर हु शब्द से स्टार्ट है, क्लियर है, अगर हु शब्द से स्टार्ट होता है देन पैसिव वॉइस इज स्टार्टेड विद बाय होम। ये इसका नियम है। यानी एक्टिव वॉइस जो क्वेश्चन है या सेंटेंस, हालांकि होता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, बट इसको एक अलग से फॉर्मेट में डाल रखा है, रूप दे रखा है इसको कि सेंटेंस यदि हु से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस हमारा बाय होम से स्टार्ट होता है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, हु ब्रोक दैट ब्यूटीफुल कप। ऐसे सेंटेंस दिया गया है, मान लीजिए हु ब्रोक दैट ब्यूटीफुल कप। इसका मैं फॉर्मेट इधर राइट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसान रहे। आप यहां फर्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे बाय होम, क्लियर है। इसके बाद आप राइट करेंगे ऑब्जेक्ट, फिर आप राइट करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? उसे यदि स्टार्ट होता है तो उसका जो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मेट होगा बनाने का, वो आप ऐसे बनाएंगे बाय होम, फिर हेल्पिंग वर्ब राइट करना होता है, फिर आप ऑब्जेक्ट राइट करेंगे और एंडिंग में आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। उससे आपका जो सेंटेंस है वो फिनिश हो जाएगा। यानी अब जो बाय हम उधर यूज कर रहे थे वो बाय इधर यूज हो जाएगा। यानी फर्स्ट में हमें ऐड करना है हु को हुम में कन्वर्ट करके। तो मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है, हु ब्रोक दैट ब्यूटीफुल कप, मान लीजिए एग्जांपल है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मेट है हमारे पास, हमने यहाँ राइट किया हुआ है, तो इसको देखिए हम पैसिव वॉइस बनाएं। फर्स्ट में हमें राइट करना है बाय होम। अब इसमें आप देखेंगे जो वर्ब है ये है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी इसमें भी आप देखेंगे हु, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मेट भी आप चाहे तो हम ऐसे राइट कर सकते, हालांकि आप समझ भी जाएंगे हु, वर्ब और फिर इसमें ऑब्जेक्ट। अगर हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब पहले से डिस्क्राइब हो तो उसमें हमें आसानी रहेगी पढ़ने में। तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है।
क्लियर है। और ये हमारा पेसिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि बाय होम, बाय होम हमने राइट किया हुआ है। उसके बाद हमें राइट करना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है, ये सारे सेंटेंस हम रीड आउट कर चुके हैं। वो आपको भली बात याद होना चाहिए कि कौन सा वर्ब होता है, उस कंडीशन में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। ये हम टेंस के माध्यम से भी पढ़ चुके हैं। अब आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म का मीन पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें पता है कि जिस टेंस में एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस उसके जस्ट नेक्स्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका मतलब कि पैसिव वॉइस हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा। तो हम देखेंगे B2 है। अब यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे वॉच, यानी वॉच का मीन पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। बाय हुम वॉच, इसमें आप देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा ये है दैट ब्यूटीफुल कप, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रॉपर। साइन अप ऐसे कैसे हो जाएगा, बाय हुम वॉच दैट ब्यूटीफुल कप ब्रोकन। तो ये देखिए एक अंतिम सेंटेंस था हमारा इस टॉपिक का, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब इसका एक एग्जांपल हम और राइट कर लेते हैं। हु टीच इंग्लिश, ये जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम वो राइट कर देते हैं, हु टीच इंग्लिश। हम देखेंगे स्टार्ट हु से हो रहा है। पैसिव वॉइस जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां हम फर्स्ट में राइट करेंगे बाय हुम। क्लियर है, बाय हुम हेल्पिंग वर्ब। अब यहां हम देखेंगे आप कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भैया, या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसको हम कैसे भी कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस उसे जस्ट नेक्स्ट टेंस में बदल जाता है। यानी अब हमारा जो पैसिव वॉइस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मीन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो अब आप देखेंगे बाय हुम, इंग्लिश सिंगुलर है, इज बाय हुम इज। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ राइट है, इंग्लिश डॉट ये वर्ब की ये देखिए बिल्कुल आसान है। और इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स वॉइस का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी जितने भी सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उससे स्टार्ट होता है, डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, और एक गोइंग टू। यदि गोइंग टू भी सेंटेंस में इंक्लूड हो उसका भी हमने रीड आउट किया है विद एग्जाम्पल, रूल एंड रेगुलेशन। तो मुझे नहीं लगता है स्टूडेंट्स कि अभी भी इस टॉपिक में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि हमने इस टॉपिक के लिए आपने देखा होगा कि इस एक टॉपिक को हमने 5 पार्ट में इंक्लूड किया है, यानी 5 पार्ट में डिवाइडेड किया इस एक टॉपिक को केवल। वो इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। क्लियर है, यानी आप इसको भली बाती अंडरस्टैंडिंग कर सके बिल्कुल। तो ये देखिए इसी एग्जाम्पल के साथ हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, और कल का टॉपिक जो होगा हम देखेंगे कि बहुत ही छोटा और बहुत आसान टॉपिक होता है। आप यहां देखेंगे हम प्रीपोजिशन। कल का जो हमारा वीडियो होगा उसके माध्यम से हम प्रीपोजिशन पढ़ना सीखेंगे। बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स होते हैं लेकिन उनका यूजेज जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है।
फर्स्ट ग्रेड सेकंड लेवल आरपीएससी एग्जाम जो होते हैं, कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं, ये सारे टॉपिक उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो ये देखिए नॉर्मल वे में कई बार हमें लगता है कि इसमें ये फिल होना चाहिए, बट उसके स्थान पर हम दूसरा रॉन्ग आंसर फिल कर देते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कल प्रीपोजिशन का जो हमारा टॉपिक होगा, कल के वीडियो में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं कि आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, ताकि जो भी है टॉपिक से रिलेटेड, प्लस में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। यानी उसके लिए जरूरी नहीं होगा कि हम आपको वीडियो अपलोड करके ही भेजें, जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसका तुरंत अपडेट आपके पास पहुंच जाएगा। और इससे क्या होगा कि लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे बाय टॉपिक दर टॉपिक, जिससे आपका बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यानी इसके लिए ग्रामेटिक जो पोर्शन है, इंग्लिश में देखेंगे हम कि सबसे मेन जो पोर्शन होता है वो ग्रामेटिक टॉपिक होते हैं। यानी ग्रामर की अगर नॉलेज हमें बिल्कुल सटीक आती है, कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ इसमें मेरा कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये बहुत ही आसान हो जाती है। क्योंकि जो थ्योरिकल होता है, मान लीजिए लेसन्स होते हैं, उसको हमें पता है कि रीड आउट करना है और उसमें सिर्फ राइटिंग फॉर्मेट होता है। इसमें ग्रामेटिक पोर्शन में मेथड होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको समझा जाता है। कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जिनको हमें लर्न करना होता है। एक बुक है, मान लीजिए आपका, जैसे ये बुक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको सिर्फ हम लेसन जो होता है उसको रीड आउट करना होता है हमें। रीड आउट के बाद आफ्टर देन क्वेश्चन टू आंसर, सिर्फ राइटिंग का पोर्शन होता है इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है। तो इसमें हमें केवल राइटिंग रहता है। ग्रामेटिक जो पोर्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज की दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक कंपटीशन का अगर एग्जाम हम फाइट करते हैं तो उसमें ग्रामेटिक जो पोर्शन होता है वो ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए इस पर हमारी कमांड बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए और उसी की कोशिश हम कर रहे हैं, ताकि अब आप देखेंगे कि इस टॉपिक के लिए हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो किस लिए किया है, चाहते तो हम इसको मैक्सिमम 1 या 2 वीडियो में इसको टॉपिक को समाप्त कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। उससे क्या होता है कि जो हमारी कमांड है वो थोड़ा लूज हो जाती है। अब एक ही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसमें केवल 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस हमने शामिल किए हैं, तो उससे हमारा इसकी कमांड जो होगा एक मजबूत होगा और इन फ्यूचर कहीं भी ग्रामेटिक पोर्शन में हमारा मिस्टेक होने का चांसेस नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।